साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज की कक्षा में डिफेमेशन केस को लेकर मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ना केवल डिस्कस करूंगा, अपितु एक ऐसा केस जो कि निर्णित हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर लड़ाई एक जज की और एक मीडिया पर्सन की है। मामला इस तरह से है कि जज ने कोई फ़ैसला किया और किसी पॉलिटिशियन को जो है बेल दे दी। जब ये बात मीडिया पर्सन्स को मालूम पड़ी तो उन्होंने अखबार में ये छापा कि जज कुछ ऐसे विशेष वकील जो कि बार एसोसिएशन से संबंध रखते हैं वो, और इसके अलावा पॉलिटिशियन जो है आपस में मिले हुए थे। डील हुई 10 करोड़ में, 5 करोड़ गए जज साहब की जेब में, 5 करोड़ गए वकीलों की जेब में, और एक गंभीर अपराधी को बेल मिल गई। साथियों, इस एलिगेशन को जब जज साहब ने पढ़ा तो उनका डिफेमेशन हुआ, ऐसा उनका मानना था। इस बात को लेकर उन्होंने एक परिवाद जो है पेश किया। उस परिवाद पर बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल थे उनके विरुद्ध जो है प्रसंज्ञान हो गया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग रद्द कर दी। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, एक एक सीक्वेंस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं और क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का व्यू था उसका क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही और उस पर दबाव रहा पॉलिटिशियन का या मीडिया का, तो निश्चित तौर पर रूल ऑफ लॉ की जो स्थापना की बात हम करते हैं, उसकी पर्चिंग की बात हम करते हैं, आर्टिकल 21 संविधान की बात करते हैं, वो केवल एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रह जाएगा, बट इन रियलिटी सही बात जो है निकल के नहीं आ पाएगी। और ऐसे अनेकों ही जजमेंट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि जहाँ पर जजों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए गए, उनकी बेइज्जती की गई है। तो ये इंटर एलिया अमाउंट है टू इंटरफेयर इन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पर जज साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने की बजाय चूज़ किया ऑप्शन टू फाइल अ डिफेमेशन केस। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो एक मिनिस्टर था समाजवादी पार्टी में, जिस पर रेप के जो है गंभीर आरोप थे। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसने जो है बेल मूव करी और ये बेल जो है अलाउ गई, जबकि ऐसा बहुत कम होता है कि रेप के अक्यूज्ड को ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रायल कोर्ट से ही बेल मिल जाए। ये बेल मिलती है चार्जशीट के बाद में, और यूजुअली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बेलें मिलती हैं। साथियों, यहाँ मीडिया पब्लिकेशन हुआ जिसमें आपको मैंने बताया कि ये बात लिखी थी कि 3 एडवोकेट जो कि ऑफिस बियरर हैं बार एसोसिएशन के और जज साहब आपस में मिले हुए थे। डील फाइनल हुई 10 करोड़ में, 5-5 करोड़ इन्होंने बांट लिए और अल्टीमेटली न्याय व्यवस्था का गला घोट दिया। साथियों, इस केस में डिफेमेशन केस में आज तक पार्टी थी जो कंसर्न न्यूज़ चैनल है अमर उजाला, या इसको अपन लोकल अखबार भी कह सकते हैं या उस स्टेट के स्थानीय अखबार भी कह सकते हैं, वो तक जो है पार्टी थी। इसके अलावा और भी लोग यहाँ पर थे। साथियों, उनका कहना यह था कि हमने कुछ भी गलत नहीं छापा है, जो कुछ छापा है वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन है एक ऐसे डॉक्यूमेंट का जो कि खुद लिखा है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को। साथियों, हालांकि जज साहब ने अपील लिया था कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनका पब्लिकेशन करना अपने आप में गैर कानूनी है। तो कोर्ट का यहाँ पर व्यू ये था कि मीडिया को काम करना है एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कुछ पब्लिकेशन वो लोग कर रहे हैं, इट शुड बी द ट्रू रिप्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट जो कि पिक्चर में है। तो यहाँ पर जो भी मैसेज वो सोसाइटी में लेके जाना चाहते हैं, अगर वो सही नहीं है, वो भ्रामक है, वो फॉल्स रिप्रोडक्शन है या फॉर्जरी जो है वहाँ पर की गई है, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी मीडिया की। पर जहाँ पर मीडिया को सही बात कन्वे हो रही है, भले वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट से कवर है, तब भी सेक्शन 499 एक्सेप्शन नंबर 3 IPC में इनको जो है प्रोटेक्शन है। तो साथियों, जो भी कॉन्डक्ट है किसी व्यक्ति का, उसको पब्लिक में लेके आ रहे हो, और पब्लिक का जो है एक इश्यू है करप्शन, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। इसके अलावा जो मटेरियल रिकॉर्ड पर है वो ट्रू रिप्रोडक्शन है, ये वही मटेरियल है जो कन्वे हुआ है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को। तो इन स्थितियों को देखते हुए कोर्ट का कहना ये था, मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि जो प्रोसीडिंग है वो शीर अब्यूज़ है, क्योंकि ऐसा कोई फैक्ट जो है लेकर नहीं आ पाए जज साहब कि किस रूप में जो है उनका डिफेमेशन हुआ, किस रूप में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई मेलाफाइड थी बाय द मीडिया, किस रूप में उस मटेरियल से उनकी मानहानि हुई है, और किस रूप में उन्होंने जो प्रक्रियात्मक रूप से कार्रवाई करी है वो सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चीज़ पब्लिश कर रहा है और ख़ासकर वो चीज़ जो है या स्थिति जो है मीडिया में आ जाती है या पब्लिक
डोमेन में जो है आ जाती है, और अगर वो टिल रिप्रोडक्शन है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो है बेस्ड इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर उस कंसर्न पब्लिकेशंस को सेक्शन 499 एक्सेप्शन नंबर 3 आईपीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है कंटिन्यू करना अपने आप में जो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होगा। साथियों, लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसीडिंग को जो रद्द किया था उस आदेश को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी एसएलपी थी उसको खारिज करने का ऑर्डर कर दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये कि डिफेमेशन के लिए जो प्रोटोकॉल है सेक्शन 499 आईपीसी का, उसको कम्प्लीटली जो है फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि कोई भी वर्ड्स हो, चाहे वो बोले गए हों, चाहे वो लिखे गए हों, चाहे वो गेस्चर ही हो, उससे किसी व्यक्ति की इमेज जो कि एक एक्सट्रीम इमेज है जनरल पब्लिक की निगाह में ख़राब होती है, या ऐसे व्यक्ति जो कि एक्सट्रीम इमेज को रखे हुए हैं उनकी निगाह में ख़राब होती है, तो ऐसा इमेज को डेटोरेट करने वाला व्यक्ति जो कि रॉन्ग डूअर है वो जिम्मेदार होगा 499 आईपीसी में। पर 499 आईपीसी अपने आप में एक एग्जॉस्टिव कोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं और समय समय पर कई इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट के आए हुए भी हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कुछ भी पब्लिकेशन है, अगर वो सही पब्लिकेशन है, इवन दो उस व्यक्ति की इमेज को टारगेट कर रहा है, और पब्लिकेशन जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, वो किसी न किसी एविडेंस पर बेस्ड है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो बेनिफिट है सेक्शन 499 एक्सेप्शन नंबर 3 आईपीसी का जो है वो प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो पहली बात तो हमें ये समझ में आई। दूसरी बात ये कि जब भी डिफेमेशन केस हो रहा है और खासकर आपराधिक मामला है और आपको नोटिस जो है जारी किए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा बाय द वे ऑफ समन्स, तो वहाँ पर आप घबराएं नहीं। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि ये प्रोसीडिंग गलत है, शेयर अब्यूज़ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन भी जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है, आप करीबात का जवाब भी जो है कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं बाय गिविंग सपोर्टिंग एविडेंस, ताकि कोर्ट जो है सेक्शन 251 सीआरपीसी, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस कोर्ट की, अब ये धारा जो है वो चेंज हो चुकी है बीएनएसएस के हिसाब से। और एक बात जो है अब आप नोट कर लीजिएगा कि बीएनएसएस में अब इसको लेकर जो है क्या प्रोविज़न है। साथियों, बीएनएसएस में सेक्शन 274, अब बीएनएसएस क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समन्स केस के लेकर पोजीशन क्या है उसको डील करती है, जिसमें सब्सटेंस के बारे में जो है बात की गई है, और सब्सटेंस की स्टेज पर जाकर भी आप डिस्चार्ज क्लेम कर सकते हो। इसमें भी अथॉरिटियाँ हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। तो हमें सेक्शन 251 सीआरपीसी को सेक्शन 274 बीएनएसएस के साथ मिला के जो है पढ़ना पड़ेगा। और अगर सब्सटेंस जो है वो ग्राउंडलेस है, कोई चार्ज का बेसिस नहीं है, तो वहाँ पर हम लीगल प्रोटेक्शन जो है इजीली क्लेम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चौथी बात है कि जो भी एविडेंसेस हैं उसको आप टेंडर कीजिए। प्रॉब्लम ये होती है कि आप एविडेंस टेंडर नहीं करते, कोर्ट आपकी बात सुनता नहीं है, तो संपूर्ण एविडेंस को रखिए। पांचवी बात है कि अगर फैक्ट छुपाए गए और कंसीलमेंट है, तो वहाँ पर एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि अब जो अमेंडमेंट आए हैं बीएनएसएस के अंदर, तो वहाँ पर प्रसंगन से पहले आरोपी को सुनना होगा, तो उसका भी प्रिविलेज आप लीजिए अगर वो प्रिविलेज आपको नहीं दिया गया है तो। जिसके लिए किस पर निर्भर करना है आपको, वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए निर्भर करना है आपको सेक्शन 223 के ऊपर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो वहाँ भी जो है फायदा ले सकते हैं। छठी बात है कि अगर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है तो वहाँ पर आप रिकॉल भी लगा सकते हैं कोर्ट को कन्विंस करने के लिए। और अगर कोर्ट ने लॉ के बिंदुओं को देखे बगैर कोई ऑर्डर पास किया है, तो ऐसा ऑर्डर विदाउट ज्यूरिडिक्शन है, तो वहाँ पर रिकॉल जो है इक्वली मेंटेनेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने रिकॉल रिव्यू में जो है अंतर कर रखे हैं। सातवीं बात यह है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं उसकी स्क्रूटनी कर लीजिए और उसका प्रॉपर जो है जवाब आप फाइल कीजिए। पर स्क्रूटनी करते हुए जो आप जवाब फाइल कर रहे हैं वो तथ्यात्मक स्थिति के साथ साथ विधिक स्थिति के साथ भी सपोर्टेड होना चाहिए। आठवीं बात यह है कि अगर किसी परिवादी ने एक्सटॉर्ट करने की नीयत से ये केस किया है तो आप एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में हम देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रोसेस अपनाने से रोकने के लिए ऐसा काम किया गया है तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियां पनिशेबल हैं बीएनएस के अंदर। और 10वीं बात यह है कि जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं, जो भी आप कन्विंस कर रहे हैं कोर्ट को बातें, उसको पॉइंट वाइज लिखिए, सेगमेंट वाइज लिखिए, ताकि एड्रेस करने वाले को और जो ड्राफ्टिंग लिखी हुई है उस रूप में कोर्ट को अपीलिंग करने की स्थिति बहुत प्रभावशाली होती है। और जो एड्रेस करने वाला व्यक्ति जो मैंने बताया आपको अभी, उसके लिए भी स्थितियाँ जो है काफ़ी इफेक्टिव और कन्वीनियंट जो है कोर्ट में रहती है। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि इन केसेस को जो है आप इजीली कॉन्टेस्ट कर सकें। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी।